पढ़ेंगे नंबर 2 नॉर्मलाइजिंग। अब नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग का शब्द का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट में लेकर के आना, ठीक है। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या होता है। सारी चीजें उनको उन्हीं के नेम्स के हिसाब से रखी गई है। नॉर्मलाइजिंग में इंट्रोडक्शन देखिए। नंबर 1, नॉर्मलाइजिंग और एयर क्वेंचिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग टूल स्टील about 40 to 50 डिग्री सेल्सियस above its upper critical temperature, A3 लाइन एंड ACM लाइन। तो पीछे वाला जो डायग्राम था अभी आपने देखा था कि इस तरह की जो एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी लोअर क्रिटिकल लाइन हो गई और ये अपर क्रिटिकल लाइन हो गई। तो अपर क्रिटिकल लाइन के ऊपर हम 40 से 50 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए इस टेम्परेचर रेंज पे या इस टेम्परेचर रेंज पे, ये जो लाइन दिख रही है ऊपर वाली लाइन, इस टेम्परेचर रेंज पे हम उसको हीट करते हैं। और ये वाली लाइन कौन सी होती है? A3 लाइन। और ये कौन सी लाइन है? ACM लाइन। इन लाइंस के 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक हम उसको हीट करते हैं और उसके बाद अगर हमें जरूरत होती तो हम उसको उस टेम्परेचर पे कुछ समय तक के लिए बना के रखते हैं। एंड इफ इट इज नेसेसरी होल्ड इट एट दैट टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन कूलिंग इन द स्टिल एयर एट अ रूम टेम्परेचर। उसके बाद उसको कुछ समय तक वहां रखते हैं और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे उसको हम कूलिंग की जाती ताकि उसमें चेंजेस आ जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए। Normalization differs from the full annealing in that the rate of cooling in some is more rapid and there is no extended soaking period। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें सोकिंग पीरियड बिल्कुल भी जीरो होता है। सोकिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? जहां पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बना के रखते हैं स्टील को। तो सोकिंग पीरियड यहाँ पे कैसा है? बिल्कुल भी नील है। सोकिंग पीरियड नील के बराबर होता है। हम क्या करते हैं, उस टेम्परेचर पे ले जाके हीट करते हैं और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। The type of structure obtained by normalizing will depends largely on the thickness of cross section as this will affect the rate of cooling। तो आपका नॉर्मलाइजिंग जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आपकी थिकनेस पे। जिस मटेरियल की हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। मान के चलिए एक पतली सी इस तरह की शीट है तो जो उसकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है वो अच्छी होगी और जल्दी हो जाएगी। लेकिन इस तरह का कोई अगर स्क्वायर बार है या स्क्वायर रॉड है तो उसमें थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मटेरियल की उतना ज्यादा समय ज्यादा लगेगा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होने में। थिकनेस सेक्शन विल गिव अ मच द थिन सेक्शन विल गिव मच फाइनर ग्रेन देन द थिक सेक्शन। तो यही चीज लिखी हुई, थिन सेक्शन जो होगा वो ज्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर देगा एज कंपेयर टू थिक सेक्शन। Normalizing produces microstructures consisting of ferrite, white network and perlite dark area for hypoeutectoid steel that is about 0.8% of the carbon। जो अभी पिछले हमने डायग्राम देखा था, पीछे जो डायग्राम आपने स्लाइड में देखा था उस डायग्राम में 0.8% कार्बन की बात हम कर रहे थे और वहां पे जो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील था उसमें व्हाइट नेटवर्क रहेगा और ब्लैक नेटवर्क होता है। व्हाइट नेटवर्क कौन सा होता है? फेराइट का हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट वाला हिस्सा। और जो आपका डार्क हिस्सा होगा या आप कह सकते हो ब्लैक एरिया होगा, वो कैसा रहेगा? परलाइट का होगा। फॉर द यूटेक्टॉइड स्टील द माइक्रोस्ट्रक्चर इज ओनली परलाइट एंड द परलाइट एंड सीमेंटाइट फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा किस किस एरिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब नॉर्मलाइजिंग से होता क्या है, क्या पर्पस है नॉर्मलाइजिंग के, क्यों किया जाता है? प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। तो आपको देखिए कई जगह आपको समझ ऐसा लगेगा कि हमने उसमें भी यही चीज किया था, इसमें भी यही चीज किया था। हम एनिलिनिंग में भी बोल रहे हैं कि प्रोसेस यूनिफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होगा। आपका स्पेरोडाइजिंग में भी यही चीज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसेस की कुछ एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्पेरोडाइजिंग में भी हमने देखा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनना ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें होगा या इसमें नहीं होगा, इसमें होगा या उसमें नहीं होगा। तो सारी जगह बहुत सारे पॉइंट्स आपको हर तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कॉमन मिलेंगे, लेकिन हर एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द रिफाइंस द ग्रेन साइज ऑफ द स्टील विच मे हैव बीन अनड्यूली कोर्सेंड एट द फोर्जिंग और रोलिंग टेम्परेचर। refines the grain size of the steel which may have been unduly coarsened at the forging और rolling temperature। तो ये क्या करता है? ग्रेन साइज को इंक्रीज रिफाइन करता है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, हमने किसी मान के लिए इस तरह के स्टील ब्लॉक से हमने क्या किया, एक नाइफ बनाया। इस तरह का आप मान के चलिए आपने कोई नाइफ इस तरह से आपने कोई नाइफ बनाया। तो नाइफ बनाते वक्त हम क्या करेंगे? फोर्जिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कई बार आप रोलिंग प्रोसेस भी करोगे।
तो डिपेंड करता है किस प्रोसेस से हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के वर्क पीस से हम नाइफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नाइफ लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। तो नाइफ बनाते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, उसकी फोर्जिंग करेंगे, उसके बाद उसकी रोलिंग करेंगे। तो इस तरह की सारी प्रोसेस करने से जो उसके ग्रेन साइज होते हैं, यहाँ पे जो ग्रेन साइज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस ग्रेन साइज को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। may achieve the required strength and ductility in the steel that it too soft and ductile for machining। तो हम क्या करेंगे, जो कई बार डक्टिलिटी की जरूरत होती है मशीनिंग प्रोसेस में, या आपको डक्टिलिटी की जरूरत है फर्दर किसी ऑपरेशन में, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अचीव कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगी, जब हम क्या करेंगे, वर्क पीस को क्या करेंगे, फोर्जिंग ऑपरेशन से पास करेंगे या रोलिंग ऑपरेशन से पास करेंगे, तो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करेंगे उसके बाद, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव हो जाएंगी मटेरियल में। इंप्रूव्स द स्ट्रक्चर इन द वेल्ड, इंप्रूव द स्ट्रक्चर इन द वेल्ड। तो अगर हम मान के चलिए, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, इस तरह से मान के चलिए स्टील के कुछ आपके पास रॉड है या वर्क पीस है, इस वर्क पीस से आपने क्या किया, इस तरह कोई आपने कोई फ्रेम बनाया या कोई स्ट्रक्चर बनाया। इस फ्रेम या स्ट्रक्चर की में हमने यहाँ पे वेल्डिंग करी, ये इन जगहों पे जॉइंट्स पे आपने क्या करी, यहाँ पे वेल्डिंग करी। तो इन वेल्डिंग की वजह से क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेन साइज चेंज हो जाते हैं। तो इनको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। प्रोड्यूसेस अ हार्डनेस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील देन फुल एनीलिंग। तो फुल एनीलिंग के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्टील ये प्रोड्यूस करता है। एलिमिनेट्स द कार्बाइड नेटवर्क एट अ ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील। तो जो आपकी ग्रेन बाउंड्रीज होंगी हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील में, वहां से नेटवर्क पे आपके बाउंड्रीज में से ये कार्बाइड को रिमूव कर देता है। क्योंकि कार्बाइड जो होता है कैसा होता है मटेरियल, हार्ड मटेरियल होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको मटेरियल को अगर मान के चलिए हमें नॉर्मलाइजेशन पे लाना है या नॉर्मलाइजेशन करना है, तो वहां पे मटेरियल हार्ड नहीं होना चाहिए।